नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा व्यवस्था पर। और उसका संदर्भ है चाइना की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें क्रांतिकारी बदलाव उन्होंने किया है। एक जमाने में कॉमरेड माओ ने कल्चरल रिवॉल्यूशन किया था, जिसमें डिग्निटी ऑफ लेबर को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने तमाम जो प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको कंपलसरी गांव में भेज दिया था कि जाइए खेतों में काम करिए, फैक्ट्रीज में काम करिए, आपको पता चले कि भाई लेबर क्या होता है, कॉमन मैन। अब जो इस समय राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उन्होंने 2021 में एक पॉलिसी चालू किया था 5 साल के लिए, जिसका नाम रखा गया है डबल रिडक्शन। और उन्होंने 2 टारगेट किया है। पहली बात तो ये, उसमें टारगेट ये है कि आपका जो होमवर्क है बच्चों पे बहुत ना लादा जाए। और दूसरा उसका यह है कि जो ऑफ कैंपस ट्यूटरिंग होती है, जो प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग, इस पे इन्होंने बैन किया है। और ये कहा है कि जो एजुकेशन है दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब एजुकेशन में हम बिजनेस नहीं चलने देंगे। आप चैरिटी के लिए चलाना चाहे, सेवा के लिए चलाइए, बट नॉट फॉर प्रॉफिट। जबकि हिंदुस्तान में उल्टा हो रहा है। और हिंदुस्तान में मेजॉरिटी ये हो रही है कि प्राइवेट स्कूल बहुत बढ़ गए हैं, भले ही उनमें क्वालिटी ना हो, लेकिन और तरह तरह के हैं कि मतलब 25,000, 30,000, 50,000 रुपए प्रति माह फीस वाले भी हैं जो प्राइमरी में, और साधारण भी हैं गांव में। और हमारा जो सरकारी पब्लिक स्कूल का सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, तमाम कोशिश के बावजूद, पैसा खर्च करने के बावजूद। तो इसी संदर्भ में आज हम बातचीत करेंगे, और बातचीत के लिए हमारे साथ हैं श्री विजय शंकर पांडे जी, जो पूर्व सचिव हैं भारत सरकार के, और शिक्षा का भी काम आपने देखा, शिक्षा विभाग के भी सचिव रहे हैं। तो हम ये समझना चाहते हैं, पहली बात तो कि आपकी क्या इसमें प्रतिक्रिया है कि चाइना ने जो ये रिफॉर्म लागू किया है कि एजुकेशन स्पेशली 14-15 साल तक के बच्चों के जो प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल जो एजुकेशन है, प्री हाई स्कूल, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट, उस पर आप बिजनेस नहीं कर सकते। कॉमन प्रॉस्पेरिटी का उन्होंने नारा दिया है कि सब लोगों को बराबर समृद्धि का अवसर मिले, ये नहीं कि अमीर अपने बच्चों को दूसरे ढंग से पढ़ाएं और आम आदमी दूसरे ढंग से। तो आपका इसमें पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए त्रिपाठी जी, हमारे जो इन्होंने आपने बताया चाइना में जो रिफॉर्म किए गए हैं, हमारे देश से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ भी उसी तरह की बात हमारी हर शिक्षा नीति में कही गई है। चाहे वो 86 की शिक्षा नीति रही हो, चाहे जो भी 2020 में जो मोदी सरकार ने लाया तो उसमें कही जाए, शिक्षा को हमारे यहाँ नॉट फॉर प्रॉफिट, ये हमेशा से कहा गया है। और इससे धनार्जन एक तरह से वर्जित है, हमारी शिक्षा नीति यही कहती है। दूसरा, जो हमारा जो ट्यूशन का जो हमारा वो है कल्चर, देखिए हमारी और चाइना में बड़ी सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि दोनों जो है गरीब देश थे आज से 40-50 साल पहले, और दोनों ने, ठीक है वो रफ्तार में हमसे ज्यादा आगे निकले, लेकिन दोनों सन 1980 के दशक में ये दोनों बराबर थे। इनका पर कैपिटा इनकम और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोनों बराबर रहा करता था। लेकिन वो जो कल्चरल दोनों एक थी, जैसे वहां पर भी सरकारी जो व्यवस्था, जो स्कूलों की व्यवस्था, वो उतनी अच्छी नहीं थी, ऐसी हमारे देश में भी नहीं अच्छी थी। देखिए जब कभी भी सरकारी तंत्र जैसे कहते हैं कि जो रीढ़ होती है किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली की, अगर वो कमजोर होगी तो ट्यूशन की प्रणाली बढ़ेगी। देखिए इसकी तुलना अगर आप कभी वेस्टर्न कंट्री से करें, जिसके बारे में मुझे थोड़ा जानकारी करने का मौका मिला, मैं एक ही दो डेटा दूंगा जो मुझे बात स्पष्ट करने के लिए मुझे बड़ी आसानी मिलेगी। देखिए विदेश में जितने बड़े बड़े देश हैं, आप अगर यूएस ले ले, सबसे जैसे कहते हैं सबसे अमीर और सबसे समृद्ध और सबसे जैसे कहते हैं ताकतवर देश, वहां पर भी वहां की जनता जो है वो 89 to 90% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, मतलब गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। यही स्थिति यूनाइटेड किंगडम की है, वहां 85 से 88 के 20% के बीच में है। यही जर्मनी की है, यही फ्रांस की है। आप आ जाए हिंदुस्तान में जो लेटेस्ट डेटा 23-24-25 का निकल कर आया, हमारे देश में इस समय 60 से 65% बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बाकी सब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अब आप ये बताइए, जो देश सबसे गरीब हो,
दुनिया के 135-136 नंबर पायदान पर आ पाते हैं अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए। चाइना हमसे आगे है, लेकिन वो भी अभी समृद्ध देशों की दुनिया से बहुत पीछे है, अभी वो भी बहुत पीछे है, क्योंकि उसकी आबादी ज्यादा है, उसका जीडीपी जरूर बढ़ा, लेकिन संख्या होने के कारण अभी भी वो $10,000 पर कैपिटा इनकम पर है। हमारा देश तो 2-2.5 हजार पर बैठा हुआ है अभी भी। तो उस दृष्टि से वो भी बहुत समृद्ध देश नहीं है। वहां की हमारी तुलना बहुत रेलिवेंट होती है। देखिए हमारे यहाँ जब आप देखेंगे कि जब 60-65% बच्चे ही सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो आपने जैसा शुरुआत में कहा कि हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ आ गई और प्राइवेट स्कूलों में हमारे जो इनरोलमेंट है 40% के आसपास बच्चे जो है पढ़ने लगे। अगर आप 8वीं के बाद जाएंगे तो 8वीं के बाद स्थिति बहुत ही खराब है। देखिए कक्षा 1 से 8 तक तो फिर भी सरकारी स्कूलों का तंत्र हमारे यहाँ बहुत बड़ा है और उसमें संख्या भी 75-80% है। लेकिन जब आप जैसे ही 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा में जाएं तो आपको जनपदों में सिवाय गवर्नमेंट कॉलेजेस के अलावा और गर्ल्स कॉलेजेस के अलावा बाकी आपको सरकारी फंडिंग वाले स्कूल मिलेंगे नहीं। तो सारी की सारी हमारी जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो आज पूरी तरीके से प्राइवेट हाथों में, उनमें कुछ एडेड भी है लेकिन अधिकांश जो है वो अनएडेड है। इनका कोई नियंत्रण नहीं है। देखिए जो आप जिस पॉलिसी चाइना की बात करें उसने दो चीजें कही। उन्होंने एक तो ये कहा कि भाई सरकारी जो स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल में उन पर उनकी क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, उनको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। यहाँ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है लेकिन उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, जब कोई देखता है कि वो वास्तव में पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, इनकी क्वालिटी क्या है, कैसी है। दूसरा, जैसे ही स्कूली तंत्र में शिक्षा की स्थिति खराब होगी वैसे बच्चों को ट्यूशन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये आउटकम है। उसके हम इस ट्यूशन और कोचिंग पे हम आएंगे। इसके पहले मैं आपसे एक सवाल ये पूछना हूँ कि जैसे चाइना, ठीक है, हम लोग भी और भारत और चाइना एक 80 के आसपास तक बराबर थे, उसके बाद उन्होंने प्रगति की टेक्नोलॉजी से और सबसे। लेकिन एक फर्क यह है कि जो एक मूल सिद्धांत है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो में बिजनेस नहीं होना चाहिए। ये पब्लिक वेलफेयर के इशूज हैं, पब्लिक कल्याण के इशू, जन कल्याण के, और सरकार को इनमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चाइना ने तो शिक्षा में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, हमारे यहाँ शिक्षा में इन्वेस्टमेंट घटता जा रहा है ना, ये चिंता की बात है ना। इसलिए प्राइवेट ज्यादा ग्रो कर रहा है, ये भी तो एक कारण है कि हम इन्वेस्टमेंट भी तो कम कर रहे हैं। अब जैसे कई यूनिवर्सिटीज हैं वो कहते हैं सैलरी का भी बजट नहीं देती है सरकार टीचर्स की, कहते हैं पेड कोर्स करके अपना निकालो तनख्वाह। त्रिपाठी जी, ये हमारे देश का यथार्थ है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए आपको याद होगा जो हमारा जो इकोनॉमिक्स के जो जन्मदाता थे एडम स्मिथ, जिन्होंने मॉडर्न इकोनॉमिक्स की वो रखी और मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम की आधारशिला रखी, उन्होंने किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। उस वेल्थ ऑफ नेशन वो पहली किताब जो जिसने इकोनॉमिक्स हमारे दुनिया में इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट बनाया। उन्होंने एक ही बात एक कही थी, वेल्थ ऑफ नेशंस जो है, जो इस राष्ट्र का जो वो है संपत्ति, वो सोना चांदी और असेट नहीं होते। वेल्थ ऑफ नेशन है एजुकेटेड ट्रेन्ड मैन पावर। देखिए ये हमारे विश्व का अब जो 300 साल का इतिहास है वो एक ही चीज बताता है, दुनिया में कोई देश आगे नहीं बढ़ा जब तक कि उसने अपनी शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नहीं की और अपनी पूरी जैसे कहते हैं पॉपुलेशन को एजुकेट नहीं किया। देखिए झूठ बोलने से और अपने को विश्व गुरु दिखाने से या बात करने से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। जब आपकी जनता जो है अभी भी 65-70% लिटरेसी पर हो, आपके स्कूलों की शिक्षा बद से बदतर होती जा रही हो, स्कूल बंद होने शुरू हो गए हैं, इनरोलमेंट गिरता जा रहा है और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसका कोई पुरसा हाल नहीं, ऐसे देश का के बारे में अगर आप कहें कि ये कोई बहुत आगे जाएगा तो नहीं जाएगा। देखिए दुनिया का इतिहास बताता है तो कोई देश आज तक। उसी में एक फैक्टर ये है कि हमने भारत में क्या किया कि हमने मिडिल जो क्लास है, मिडिल क्लास और अपर क्लास, उसके लिए हर चीज में हमने ये छूट दे दी कि भाई तुम्हारा हर चीज का सिस्टम अलग है, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलग है, तुमको अपना बाई एयर चलो, ट्रेनों की जरूरत नहीं है, बसों की जरूरत नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल बड़े बड़े खोल गए तुम्हारा हो जाएगा। तो उसकी वजह से चूंकि मिडिल क्लास और अपर क्लास के लिए एक अलग पेड व्यवस्था हो गई है, इसलिए साधारण आदमी के जो सिस्टम है, चाहे अस्पताल हो चाहे स्कूल हो, वो उपेक्षित हैं। पहले आप याद कीजिए कि हम तो
जब बचपन में थे, और आपको भी पता होगा कि ज्यादातर सिविल सर्वेंट भी प्राइमरी स्कूलों के पढ़े आते थे, और हम मैंने भी मैं भी जी जिस स्कूल में हम पढ़ते थे उसी स्कूल में हमारे गांव का जो सबसे लोएस्ट समझा जाता है, गरीब से गरीब या जिसको तथा कथित अछूत, वो भी, और प्रधान के भी बच्चे वो भी एक ही में पढ़ते थे। तो थोड़ा सामाजिक नियंत्रण भी रहता था। अब जो ये दोहरी व्यवस्था हो गई है, इस पे उन्होंने चोट किया है कि दोहरी व्यवस्था जो कोचिंग और प्राइवेट स्कूल ट्यूशन, तो इस पे ये कितनी खतरनाक चीज है, और इसका बच्चों पे कितना असर, पेरेंट्स पे बहुत असर पड़ रहा है। उन्होंने देखा कि पेरेंट्स जो है पे डबल बोझ पड़ रहा है, जो एक साइकोलॉजिकल कि हमें अच्छी शिक्षा देनी है तो हम प्राइवेट कोचिंग प्राइवेट ट्यूशन में जाएं, इसको बंद करना कितना जरूरी है? त्रिपाठी जी, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ये क्रक्स है कि अगर जब जब आप दोहरी प्रणाली चलाएंगे, देखिए मुझे हमेशा लगता है कि चूंकि मुझे शिक्षा विभाग में काम करने और शिक्षा मंत्रालय में काम करने का भी मौका मिला लगभग 5 साल, मैंने ये देखा कि हमारे देश में शिक्षा को प्राथमिकता कोई नहीं देता। मैंने राज्य में इतने साल काम किया, मैंने किसी मुख्यमंत्री को आज तक, वर्तमान पूर्व भूतपूर्व जो दिवंगत, सभी किसी ने शिक्षा का कभी नाम नहीं लिया। बड़े दुख से कह रहा हूं मैं इस बात को, मजाक कहते हुए कोई जैसे कहते हैं मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा, मुझे दुख है इस बात का कि उनसे जब कभी शिक्षा की बात, मैंने बहुत बार कोशिश की कि उनको कहूं कि साहब 2 काम कर दो, आपको ये प्रदेश की जनता जीवन भर याद रखेगी, आप स्कूल और अस्पताल ठीक कर दो बस, और इसके लिए धन के लिए उपलब्ध करा दीजिए। मैं जो आपसे वीकर सेक्शन से आते हैं पांडे जी, आपने तो मायावती जी के साथ भी काम किया, आप हर सरकार में रहे, कांग्रेस की भी सरकारों में आप अधिकारी तो सभी में होते हैं, समाजवादी पार्टी सरकार थी, तो जो वीकर सेक्शन से खास करके जो चीफ मिनिस्टर आए, गांव से आए, गरीब तबकों से आए, कल्याण सिंह भी प्राइमरी के पहले टीचर हुआ करते थे, इन लोगों ने क्यों नहीं ध्यान दिया? मायावती, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह, ये लोग तो उन्हीं तबकों से आए थे। देखिए, आपने जो ये प्रश्न पूछा है, मैं आपसे ही बता दूं, इसका मैं उत्तर आज तक नहीं ढूंढ पाया कि आखिर ये इतना छोटा सा चीज कि आप स्कूल और कॉलेज ठीक कर दीजिए, कोई सुनता नहीं। मुझे कुछ राजनीतिज्ञ और कुछ लोग ये कहते थे, मैं चूंकि इस पे विश्वास से कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन चूंकि उनके कमेंट से मैं रखूंगा आम लोगों के सामने विचार करने के लिए, कि लोगों का कहना है कि शायद लोगों के शिक्षित हो जाने पर जो हमारे यहाँ जाति, हिंदू मुसलमान, धर्म और पैसे और दारू की राजनीति है, ये खत्म हो जाएगी। और हमारी राजनीतिज्ञ, देखिए मैं हर बार इस बात को उठाता हूं और कहता हूं, मुझे दुख के साथ मैं कहता हूं कि ये कौन सी राजनीति है जहां पर जनहित कहीं नहीं है, सिवाय जाति है, धर्म हिंदू मुसलमान है, पैसा है, दारू है। अभी आप देखें, अभी अखबारों में मैंने पढ़ा, तमिलनाडु में, वहां आपको हंसी आएगी और दुख भी होगा। ये कौन सा देश है, वो कौन सा राज्य है जिसके बारे में दुनिया में हंगामा किया जा रहा है हमारे देश में कि बड़े आगे हैं और इन्होंने तो क्या तोप मार दिया, और उत्तर प्रदेश, बिहार तो इतने पीछे। वहां पर वहां की वोटरों ने आंदोलन इस बात का किया कि उन्हें पता लगा कि उनको पैसा बांटने के लिए जो दिया गया था वो बिचौलिए खा गए। वहां के वोटर सड़क पे आ गए, अखबारों में छपा है, सड़क पे आ गए ये कहने के लिए कि तुम्हारे मेरे नाम पे जो पैसा आया है वोटर के नाम पर। चूंकि तमिलनाडु इस देश का सबसे वो बदनाम प्रदेश है जहां पर पैसे का वर्चस्व किसी दूसरे राज्य की तुलना में कई गुना ज्यादा है। मैं इसको विश्वास से कह रहा हूं, जबकि वेल एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट माना जाता है, वेल एजुकेटेड। त्रिपाठी जी, मैं इसीलिए इस तर्क को पूरी सिरे से नकारता हूं। जिस राज्य की राजनीति भ्रष्टाचार में नाक तक डूबी हो, वो वेल एडमिनिस्ट्रेटेड हो ही नहीं सकता। यह तो झूठ है या धोखा है, ये सिर्फ प्रदर्शन है। मुझे इस कहने में कोई शक, मैं उस व्यवस्था में 38 साल काम कर चुका हूं। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से जनता से कह रहा हूं, जिस प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति भ्रष्टाचार में दलदल में डूबी हो, उस राज्य के लोग अगर ये गलतफहमी में रह रहे हैं कि उनका राज्य बड़ा वेल एडमिनिस्ट्रेटेड है, तो मैं कहूंगा कि आप उस सपने से बाहर निकल आइए। आपका राज्य बहुत घटिया है। हम इस मामले में उत्तर प्रदेश को बहुत आगे कहेंगे। यहाँ भी फिर भी कोई पैसे बांटने की उतनी कल्चर नहीं है, उतना पैसा खर्च करने की कल्चर नहीं है। दूसरी रिपोर्ट पढ़िया, पता बहुत बड़े नेताओं का नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि उनका बदनामी करना मेरा उद्देश्य है, उनके घर से पैसा रिकवर हुआ। आप बताइए, देश की पुरोधा थे आप, देश के वित्त मंत्री रह चुके, आप पता नहीं क्या क्या रह चुके, पैसे बांटकर वोट ले रहे हो, उसके बाद कहते हो हम राजनीतिज्ञ हैं। शर्म आनी चाहिए लोगों को। ये है त्रिपाठी जी हमारे देश का सबसे बड़ा रोग। इसीलिए ये लोग शिक्षा की बात नहीं करते, इन्हें पता है
जिस दिन ये लोग जागरूक हो जाएंगे, जिस दिन पढ़े लिखे हो गए, इनकी जाति, दलित, अति दलित, पिछड़ा दलित, दलित में दलित, दलित में दलित, महादलित, कितना बांटोगे लोगों को, कितना बांटोगे। आज अपने उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, 4 राज पार्टियां, चारों के पास जाति के अलावा कुछ भी कहने को हो तो बता दीजिए, कुछ भी कहने को। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, मुझे इससे लेना देना नहीं, किसी भी किन्हीं को भी खड़ा होकर कह दीजिए, कोई नेता जो है 5 मिनट ये सिर्फ ये बता दे कि अगर ये मुख्यमंत्री बनेगा तो शिक्षा में क्या करेगा, स्वास्थ्य में क्या करेगा, ये 1 मिनट नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्हें से लेना देना नहीं। इन्हें तो पता है कोई MY करेगा, कोई SY करेगा, कोई ब्राह्मण शास्त्र करेगा, कोई इसको करेगा, कोई पिछड़ा करेगा, इसके अलावा कुछ आता नहीं। आप चुनाव आ रहा है, आप देख रहे हैं क्या हमारे यहाँ नैरेटिव बना हुआ है, जातियों का समीकरण, जातियों का समीकरण। जी, वापस हम आते हैं कि इतना महत्वपूर्ण मामला होते हुए भी हम अपने एजुकेशन सिस्टम को, जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को फंडिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं स्टेट एक्सचेकर से, उसको क्यों नहीं उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, क्यों लोगों को प्राइवेट एजुकेशन और ट्यूशन और कोचिंग में जाना पड़े। आज एवरेज हर बच्चा जो है वो शुरू से ही उसको कोचिंग और डबल मेहनत पड़ रही है। देखिए उन्होंने डबल चोट की है चाइना में, उन्होंने कहा कि भाई ये जो होमवर्क भी घटवाया कि बेमतलब में होमवर्क देते हैं और बच्चों के पास खेलने का समय नहीं, बच्चों के पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का समय नहीं, बच्चों का सोशलाइजेशन। पहले होता था कि नाना मौसी चाचा के यहाँ गर्मी की छुट्टियों में बच्चे जाते थे, अब बिल्कुल सब खत्म हो गया। तो उन्होंने, चाइना ने जो अपना बदलाव किया है उसमें तीनों चीजों पे किया है। एक तो प्रॉफिट उन्होंने खत्म कराया, दूसरे बच्चों से बर्डन खत्म कराया ताकि वो फोकस कर सकें, ओवरऑल डेवलपमेंट हो उनका, बच्चों का जो व्यक्तित्व का। तो आपको क्या लगता है इस तरह हमारे यहाँ भी होना चाहिए, डिजायरेबल है? त्रिपाठी जी, हमारे यहाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़ी जरूरी बात है। लेकिन एक ही मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ तो जो सरकारी स्कूल है, मैं क्या कक्षा 1 से कक्षा 8 की बात करूं तो होमवर्क का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। जब टीचर ही कम आते हैं, कम पढ़ाते हैं, बच्चे कम पढ़ते हैं, जानते ही नहीं कुछ, तो होमवर्क तो हम तो बड़े भाग्यशाली इस मामले में। चीन क्या उदाहरण क्या दें, हमारे यहाँ तो वैसे होमवर्क नहीं है कुछ भी, तो इसलिए हमारे बच्चे तो बड़े भाग्यशाली है, क्योंकि इतनी पुअर क्वालिटी है। पेरेंट ट्यूशन रखने लगे हैं इसीलिए। यस, देखिए हमारी जो समस्या, त्रिपाठी आपने 2 बात कही। एक तो ये पैसा हम लोग धन क्यों नहीं इसमें लगा रहे, इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमारी राज्य की, देश की प्राथमिकता में है ही नहीं। मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, ना तो स्वास्थ्य है और न ही शिक्षा, ये प्राथमिकता में नहीं है। देखिए इस देश के पास या इस प्रदेश के पास पैसे की कोई कमी नहीं। मैं ये बहुत खुल के कह रहा हूं, अगर कोई सरकार आपसे कहे कि पैसे कमी है तो झूठ बोल रहा है। कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर कहता है या प्रधानमंत्री कहता है, मैं क्षमा मांगते हैं उन लोगों से, बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। या तो उन्हें आता नहीं राज्य चलाना, या वो पैसा आज से कोई कमी नहीं, कमी हुआ करती थी, लेकिन अब जब से GST और त्रिपाठी जी ये कोई कमी नहीं थी। ये त्रिपाठी जी मैं बड़ी हम्बली कहूंगा, कभी पैसे की कमी नहीं थी, ये इन लोगों की अक्षमता थी, अकुशलता थी। जब आपको नहीं चलाना आता तो आप यही बहाने बनाएंगे। देखिए पैसा कहां से आता है, कैसे आता है, ये प्राथमिकता का प्रश्न है। जैसे आपके पास अगर 5 लाख करोड़ का बजट है, जैसे उत्तर प्रदेश का 8 लाख करोड़ का बजट है, इसमें से आप कहां पैसा दे रहे हैं ज्यादा, ये आपके ऊपर है। आप शिक्षा में क्यों नहीं लगाते, आपको हाईवे ही अकेले बनाते में क्यों जाता है? त्रिपाठी जी पैसे कमी नहीं है, प्राथमिकता का प्रश्न है, प्राथमिकता है ही नहीं। ये जो सो कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, हाईवे का आपने नाम लिया, इनमें क्यों ज्यादा बजट दिया जाता है? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बन रहा है, मैं उसका बहुत समर्थक हूं, इसलिए क्योंकि ये विकास होता है, लेकिन इसमें बहुत भीषण चोरी होती है। पैसा, देखिए एक बार नोट कर ले आप, जब कभी भी निर्माण कार्य या पैसा खर्च करेंगे तो ही पैसे में रिश्वत आ पाएगी, जबान से नहीं आती। जब आप ज्यादा बड़ा पैसा खर्च करेंगे, मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि अगर कभी, देखिए एक बार मैं CAG की रिपोर्ट को कोट करूंगा। CAG ने इस पर हाईवे निर्माण पर अपनी रिपोर्ट दी और यही कहा उन्होंने कि ये कई गुने पैसे आप लगा रहे हो, ये 1 2 नहीं 5 6 गुने पैसे लगा रहे हो आप, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रहेगी। क्यों? जब इस खेल में सब शामिल हो तो बोले कौन? जो विपक्ष में है वो भी इसी थाली में खा रहे हैं।
जो पक्ष में है वो भी इसी थाली में। यानी ये जो सोकाल्ड मतलब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं ये अच्छे हैं, होने चाहिए, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा कमीशन 30% 40% मिलता है, और टीचर्स की सैलरी या टेक्स्ट बुक में तो उतना कमीशन तो मिलेगा नहीं, अगर नहीं मिलेगा, जीरो 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 तो जीरो, इसलिए उसमें कहाँ वहाँ कमीशन। बजट नहीं बढ़ता। अच्छा, मैं आपसे ये, अभी आपने एक लेख भी लिखा था कि अपने देश में एनरोलमेंट तो बढ़ा है प्राइमरी एजुकेशन, लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ रही। मैं मान लीजिए आपको सर्वशक्तिमान बना देता हूं मैं 2 मिनट के लिए, क्या रिफॉर्म करेंगे आप? कैसे करेंगे कि हमारा देश में भी बच्चों को कम से कम बुनियादी शिक्षा हाई स्कूल तक अच्छी मिले? देखिए त्रिपाठी जी, ये समस्या बहुत आसान है। देखिए, आपके पास जब तंत्र हो तो सिर्फ उसको चलाना होता है। जैसे हमारे पास शिक्षकों की कोई कमी नहीं, मैं इसको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ। हमारे पास जितने बच्चे हैं उसके लिए हमारे पास संख्या से ज्यादा शिक्षक हैं, ये मैं कह रहा हूँ। और मैं चूंकि इस व्यवस्था में काम कर चुका हूं, इसलिए इस विश्वास से मैं कह रहा हूँ। उन पर कोई ध्यान ही नहीं देता। जैसे जब प्राथमिकता, देखिए राज्य में जब मुख्यमंत्री और उसके मंत्रीगण जो बोलते हैं वो प्राथमिकता निर्धारित करते हैं। जब आप अपने भाषणों में कभी शिक्षा का नाम ही नहीं लेते, आपने कभी शिक्षा का नाम लेते सुना है किसी मुख्यमंत्री को? आप बता दीजिए। मैंने नहीं सुना किसी को भी भाषण देते हुए कि मैं अगर आऊंगा तो मैं शिक्षा जो है इतनी बढ़िया कर दूंगा कि किसी बच्चे को ट्यूशन नहीं जाना पड़ेगा, बच्चे की पढ़ाई एकदम उम्दा होगी। कभी नाम नहीं लेते ये। जब आप पूछते नहीं है तो नीचे की व्यवस्था उस पर ध्यान नहीं देती। आप अगर कलेक्टर से या कमिश्नर से या अपने डायरेक्टर से सिर्फ ये पूछते हैं कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ, तो वो काम वो कर देते हैं। आपने कभी शिक्षा की गुणवत्ता पर बात करते कभी त्रिपाठी जी आपने सुना हो? अगर आप तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने को संशोधित कर लूंगा। मैंने कभी नहीं सुना आज तक किसी भी मुख्यमंत्री को मंच से खड़े होकर या अधिकारियों की। मैंने इतनी दर्जनों अपने जीवन काल में जो चीफ मिनिस्टर की मीटिंग रही है, मैंने इनके मुंह से कभी भी शिक्षा या स्वास्थ्य को सुधारने के बारे में कभी सुना ही नहीं। अच्छा, मुझे एक और तीसरा एक एक और बिंदु इनके मुंह से कभी नहीं सुना, भ्रष्टाचार। कभी इन्होंने बोला ही नहीं आज तक, कभी इन मुख्यमंत्रियों ने कुर्सी बैठ के, जबकि भ्रष्टाचार आज जिसे कहते हैं घुन की तरह पूरे प्रदेश को खा चुका है, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं, इनको भ्रष्टाचार दिखता ही नहीं। देखिए, आप ये बताइए, आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, आपको पता है कि बिना रिश्वत के आज इस प्रदेश में या देश में कोई काम ही नहीं होता। इनको दिखता ही नहीं। कभी कभी हमने किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, चीफ सेक्रेटरी और उसको कहते सुना ही नहीं। मैंने कभी, आपको बता रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी को बोलते नहीं देखा। मैं बाकी नेताओं को क्या कहूँ, कभी उसे कहा कि भाई क्या मजाक है, इतनी रिश्वतखोरी बढ़ गई, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? हम लोगों ने जब रिश्वतखोरी के खिलाफ अभियान किया तो चार्जशीट हमारे ऊपर, मुकदमे हमारे ऊपर होने लगे। ये है यहाँ की प्राथमिकता ये है, चुप रहो, इस कुव्यवस्था में शामिल हो जाओ, और ये सब बात मत करो फालतू की शिक्षा और स्वास्थ्य की। ये शिक्षा पे एक जो मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा कि हमारे टीचर्स जो खास करके प्राइमरी ड्यूटी पर तो हैं, लेकिन स्कूल में नहीं उनकी ड्यूटी है, उनको और तमाम मुतफर्रिक काम में लगाया जाता है। कभी जनगणना है, कभी चुनाव है, कभी और 25 तरह के काम हैं। और दूसरे, अब टीचर्स का ये भी कहना है कि हमको कॉम्प्लायंस के नाम पे इतने डिजिटल फॉर्म भरने पड़ रहे हैं, रोज की अटेंडेंस से लेके और मिड डे मील से लेके हर चीज के। तो हम बच्चों पे ध्यान दें कि ये बाकी जो मुतफर्रिक काम करें या डिजिटल स्मार्टफोन पे ये सब भरें, आंकड़े भरें। ये बिल्कुल उनकी शिकायत एकदम सही है कि आज सिर्फ कंप्लायंस पर है, आउटकम पे बिल्कुल कोई पूछ नहीं रहा है कि इसका आखिर आउटकम क्यों। देखिए, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जनगणना का काम हो चाहे इलेक्शन का काम हो, उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है। अगर आप कर्मचारी नहीं लगाएंगे तो कहाँ से लाएंगे आप? लेकिन वो काम आपको 11 साल में, 10 साल में एक बार जनगणना का काम होता है। चुनाव का काम भी आपका ज्यादा से ज्यादा साल भर में 8-10 दिन का होता है। इसके लिए मैं कभी कोई कर्मचारी, शिक्षक अगर रोना रोते हैं तो मैं उनको कहूंगा कि ये बहुत गलत कर रहे हो। ये देश के सबसे महत्वपूर्ण काम है, जनगणना होती, इसमें तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो इनसे काम लिया जा रहा है वो मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ, इनसे कंप्लायंस हो रही। जैसे मिड डे मील, मैं मिड डे मील की आपको कहानी सुनाऊं। आप देखिए, मैं मिड डे मील को भारत सरकार में चलाता था। आपने मिड डे मील 92-93 में शुरू किया। उस समय इसको चलाने का मुख्य कारण ये था कि देश में अन्न का भंडार इतना ज्यादा हो गया था और प्रोक्योरमेंट इतना हो रहा था कि रखने की जगह नहीं थी, और उसको निकाल पाना
असंभव हो गया था। तब ये उस समय के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उनको सलाह दी गई कि साहब दुनिया में जो है बच्चों को भोजन मिलता है, उसमें स्कूलों में दिया जाता है, तो इसकी योजना शुरू करी, इसमें बहुत आपका अन्न जो है खप जाएगा। तो मिड डे मील के पीछे ये शुरुआत की गई। देखिए ये बहुत अच्छी चीज है, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आधा अधूरा। आप दुनिया में कभी भी स्कूल में आप चले जाएं, वहां जो बच्चों को मिलता है वो इतना ऑर्गेनाइज्ड, अब पूरा जिसे कहते हैं नपा तुला, कैलोरी वैल्यू का नपा तुला बना बनाया सब आता है। और बच्चों को ये नहीं होता कि आप जो है 200 रुपए की रख लो बर्तन मांजने वाली, 500 रुपए का रख लो सोइया बर्तन का पुरता। देखिए जब स्कूल में ही जगह ना हो, जब स्कूल ही फटीचर हालत में हो, तो उसकी किचन की क्या हालत होगी। मैंने ये देखा है कि स्कूल में बाउंड्री नहीं, कुत्ते भी मंडरा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। उसके अलावा कुल 1.5 टीचर है, एक रेगुलर टीचर और एक शिक्षा मित्र, और 100-150 बच्चों को उन्हीं को खिलाना बनवाना, दुनिया भर की जिम्मेदारी। तो वो बाकी पढ़ाई का काम कब करेंगे? बिल्कुल सही, ये शिक्षकों का ये जैसे कहते हैं इनका जो मत है ये बिल्कुल सही है। हम लोगों ने पढ़ाई के अलावा उनसे सब कुछ काम लेना शुरू कर दिया है, भोजन बनवाना, उसके बाद उनसे इतनी कंप्लायंस। देखिए मुझे बड़ा अभी मैंने पढ़ा कि 24 तरह के फार्म जो है वो टीचर को जाते ही स्कूल में अपलोड करना पड़ता है कि ये फार्म, वो फार्म, वो फार्म। तो और जबकि वो एक टेंशन का भी काम है, क्योंकि इतनी अच्छी कनेक्टिविटी भी नहीं है रूरल एरियाज में। तो वो सारा फोकस ये है कि जैसे आप कागज पे हर चीज चकाचक दिखे और पढ़ाई हो बच्चों को चाहे ना हो, ये है मतलब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जो आपको फीडबैक मिला बिल्कुल सही मिला। देखिए दिक्कत हुई जब से ये डिजिटल आया, जब से इंटरनेट आया, तब से हमारे जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं, चाहे वो मोस्टली सरकारी अफसरों का मैं इसे दोष दूंगा, इतने नेताओं का बिल्कुल दोष नहीं है, क्योंकि उनको ये जो अच्छे अच्छे दिखाते हैं, ये हमारे कुछ जो व्यवस्था में बैठे लोग, जो हमारे सचिव लोग और डायरेक्टर लोग थे, जो जिनको खिलौना चाहिए ये मोबाइल और उसमें ऐप। आपसे बता दो, ऐप बनाने की होड़ लगी थी आज से 10 साल पहले, और लगता था कि अगर वो मैसेज आ जाए और उससे वो हो जाए, क्या कहते हैं, अटेंडेंस अगर हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। बताइए, आप ये बताइए क्या व्यवस्था बिना मोबाइल के नहीं चली थी आज इतने सालों तक, बिना इंटरनेट? हम लोग तो उस युग के हैं जहां फोन भी नहीं था, लेकिन सारे काम उससे इससे 1000 गुने बेटर। मुझे कहने में कोई शक नहीं, मैं राजकीय विद्यालयों से पढ़ा हुआ छात्र हूँ, ठीक है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ। मैं आपसे बता दूं, उन दिनों की मैं याद करता हूँ, और मैं हमेशा इस बात का दुख मुझे होता है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मेरे लिए तो हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी ही व्यवस्था बना रखी थी कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में वो शिक्षा मिली जो आज कहीं नहीं मिल रही। लेकिन जब हम लोगों ने इस कुर्सियों पे बैठे, तो हम लोगों ने दुर्भाग्य से वो नहीं किया, और इसका दोष मैं वर्तमान जनरेशन और हमारी जनरेशन, उससे बात की जनरेशन को मैं देता हूं, ब्यूरोक्रेसी को देता हूं, कि तुम लोग ये क्या खेल कर रहे हो। तुम वो नहीं चला पाए जो चलता था पहले, और जिसके हम लोग प्रोडक्ट हैं। और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है त्रिपाठी जी, उस समय के शिक्षकों की पढ़ाई आज का कोई शिक्षक उसके मुकाबले कर नहीं पाएगा। मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और पढ़ाई फिर हम अपने मूल मुद्दे पे आते हैं। जैसे एक सबसे ज्यादा हम कोचिंग का ही ले लेते हैं कि इतना ज्यादा कोटा में देखिए कोचिंग के लिए बच्चे भाग रहे हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं, और इतना फ्रस्ट्रेशन होता है, जाने कितने सुसाइड्स हो रहे हैं। तो इनको बंद करने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं हम मतलब हमारे संयोग से हमारे स्पीकर भी वहीं से आते हैं। त्रिपाठी जी, ये आपने ये मेरे दुखती रग पर हाथ रख दिया। देखिए ऐसा था, मैं जब शिक्षा विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी था, तो मैं IITs को देखता था। मैं आपसे बताऊं, ये हमारे मुझे दुख है कहते, ये IITs का पैदा किया गया जिन्न है। इन्होंने अपने शिक्षा, अपने एग्जाम की व्यवस्था को, वहां होड़ लगी है कि कैसे पेपर को ऐसा बनाया जाए कि बच्चे उसको कर ना पाए, इसलिए कोचिंग की व्यवस्था ही। मुझे आज, मैं इनको समझाता था, कहता था, मैंने बहुत लड़ाई लड़ी। मैं आपसे बताऊं, पहले IIT भी हालत थी कि ये नंबर नहीं बताते थे कभी बच्चों को एग्जाम होने के बाद, कभी ये नहीं बताते थे कि सही उत्तर क्या है, अंदर ही कट ऑफ लगाते थे, ये नहीं बताते थे। ये लड़ के मैंने इसको सब ठीक कराया। लेकिन एक चीज ये नहीं हो पाई कि इनका जो एग्जामिनेशन सेट करने का। मैं हमेशा एक बात कहता हूं त्रिपाठी जी, आप कोई सामान्य से सामान्य एग्जाम, आपने भी 9वां 10वां
12वां पास किया, बीए पास किया। आप ये बताइए किसी पेपर में आप 100 में 100 पा पाए? कभी नहीं, कभी नहीं। सामान्य से पेपर में त्रिपाठी जी 60-70 पाना असंभव होता है। मैं कहता हूं सामान्य से पेपर क्यों नहीं बनाते हो? कोई नहीं कर पाएगा उससे, सब नहीं कर पाएंगे, उसमें से बेस्ट को ले लो। इन्होंने इनकी समझ लीजिए, इनका सारा दिमाग, हमारे जो पेपर सेटर्स हैं आईआईटी में, मुझे कहने में कोई शक नहीं, जनता को पता हो जाए आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से, ये चुन चुन के ऐसे सवाल ढूंढते हैं जिसको करने का सामर्थ्य किसी भी सामान्य पढ़ने वाले बच्चे के बाहर है। इसलिए कोचिंग की जरूरत पड़ती है, और यही गलती यूपीएससी ने किया कोठारी कमीशन आने के बाद, जिसके कारण अब ये 55,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है कोचिंग की, आईआईटी और यूपीएससी मिलाकर। आज कोई बच्चा, इनको शिक्षा माफिया कहें तो बुरा है क्या? ये सिर्फ माफिया है त्रिपाठी जी, ये सिर्फ माफिया है, ये कोई कोचिंग नहीं, ये सिर्फ माफिया है। लेकिन ये पैदावार है हमारे शासकीय तंत्र की, आईआईटीज की पैदावार है, आईआईएम्स की पैदावार है, और यूपीएससी की पैदावार है। इन्होंने ऐसे ऐसे दुरूह सवाल, इसके वो प्रीलिम्स के एग्जाम इन्होंने बनाया। कोठारी जी की मैं बुद्धि को दाद देता हूं कि 1979 में, आप ये सोचिए, मैं आपको ये जनता को ये चूंकि तथ्य पता नहीं इसलिए मैं इसको आपको बता दे रहा हूं। मैंने जो एग्जाम दिया था आईएएस का, तो उसमें वो नहीं थी, प्रीलिम्स नहीं था, वो अंतिम मेरा एग्जाम था, उसके बाद ही प्रीलिम्स। ये बताइए कि किसने बुद्धि दिया इन लोगों को कि ये सीरियस और नॉन सीरियस स्टूडेंट को छांटो? ये कहा कोठारी जी ने बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा पे, मैं पहला व्यक्ति शायद हूंगा जो उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बर्बाद कर दिया पूरे देश की व्यवस्था को। उन्होंने कहा कि सीरियस और नॉन सीरियस एस्पिरेंट में भेद करना जरूरी है, इसलिए पहले प्रीलिम्स करके काटो और उनको फिर मेंस में जो आए। आप ये बताइए 10वीं कक्षा में क्यों नहीं करते हो आप? ये 12वीं में क्यों नहीं करते हो? नॉन सीरियस सीरियस की बीए में भी करो, तुम्हें यूपीएससी में ही क्यों करना है? क्यों? यूपीएससी के ऊपर ये होता कि कॉपी जांचना पड़ता है उन्हें मेहनत से। आपसे बता दूं, सिर्फ कॉपी जांचने की मदद, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी एनालिसिस है, मैं हो सकता गलत हूं, लेकिन मैं जानता हूं, इस व्यवस्था में रह चुका हूं, इसलिए मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं। सिर्फ अपनी मेहनत बचाने के लिए इन्होंने यही हालत आईआईटी ने की। प्रीलिम्स को करने वाले इन लोगों ने अपनी मेहनत बचाने के लिए और अपने को दिखाने के लिए कि बहुत जबरदस्त एग्जाम लेते हैं, इन्होंने हमारे देश को बर्बाद कर दिया, कोचिंग इंडस्ट्री माफिया खड़ा कर दिया। लेकिन आज भी ये सुधरने को तैयार नहीं है और उसी रास्ते पे चल रहे हैं, और इन्होंने बर्बाद कर दिया, कोटा पैदा कर दिया इन्होंने। आप त्रिपाठी बता दो, कोटा हर जिले में पैदा हो गया, कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ पे कोचिंग की आपको बड़ी बड़ी। आपने बिल्कुल सही बताया कि क्या ये कोचिंग जो है वो केवल डॉक्टरी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए नहीं, ये अब ये सिविल सर्विसेज के लिए भी कोचिंग के पूरा जो सत्र खुल गया है। तो ये तो अगर सरकार चाह ले, और मुझे लगता है अगर एग्जामिनेशन सिस्टम बदल दे कि तो कोचिंग वैसे भी रिडंडेंट हो जाएंगे, और दूसरे इनको बैन क्यों नहीं कर सकते हैं आप? जैसे अगर चाइना ये कर सकता है कि हम एजुकेशन को नॉन प्रॉफिट रखेंगे, आपको बहुत शौक है, आप पढ़ाइए, आइए पढ़ाइए, लेकिन आप उसमें मुनाफाखोरी के लिए कि आप करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, धंधा आपने बना लिया, प्राइवेट खड़ा कर लिया, ये तो अलाउ नहीं होना चाहिए ना, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं अलाउ होना चाहिए। और दूसरा पहलू है कि सरकार को अपने सिस्टम में की क्वालिटी बढ़ानी चाहिए, उसके लिए क्या कर सकते हैं? त्रिपाठी जी, आपने जो बात कही, देखिए ऐसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमारी शिक्षा नीति यही कहती है नॉन प्रॉफिट, आप प्रॉफिट नहीं ले सकते, लेकिन खुल के बारिश होना। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे दूं तो आपको समझ में आएगा कि व्यवस्था चलती कैसे। ऐसा था कि ये आईआईएम जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इनको रोग है पैसा कमाने का, ठीक है। जैसे आपने कहा कि ये लोग कहते हैं वो बाहर से पैसा एग्जीक्यूटिव एमबीए चला दिया कि भाई 5-10 साल काम करके एमडीए मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम चला के पैसे कमाते हैं। और इन्होंने आपकी सर्विस के लोगों को भी बहुत ले जाते हैं पढ़ने, बहुत ले जाते हैं। अगर नहीं ले जाएंगे तो इनको विरोध होने लगेगा ना। सुनिए आप, इन्होंने फीस बढ़ाना शुरू किया, और उस समय मुझे याद है, मैं चूंकि आईएम आईआईटी दोनों देखता था, तो उन्होंने उस समय 1 लाख रुपए की फीस कर दी थी। मैंने कहा भाई ये बताओ, तो 1 लाख रुपए की फीस क्यों की है तुमने, जबकि तुम्हें पैसा सारा हम लोग देते हैं, भारत सरकार देती है। इनका उत्तर इतना बेहुदा, क्षमा करिएगा मैं शब्द, इतना बेहुदा, बेतुका और जिसे कहते शर्मनाक था कि मुझे इनकी बुद्धियों पे तरस आया। और मैंने अपने मंत्री जी, डॉक्टर जोशी थे, बड़े विद्वान थे, चूंकि टीचर थे,
उन्होंने बात से सहमत व्यक्त की और इनकी फीस घटाकर हम लोगों ने 30,000 रुपए कर दी। ठीक है, हमने कहा था कि पर कैपिटा इनकम हमारा जो 60,000 है तो 30,000 ज्यादा नहीं ले सकते। तो उस पर पूरे देश में बवाल हो गया। और आज आप मालूम है आईएम की फीस कितनी है? आपको जाके आप खुद क्या शुरू होंगे, 30 लाख। जो सरकारी पैसे से बने हैं, सरकारी पैसे तंत्र बने, वही हालत आईआईटीज की हुई। इस देश में सामान्य लोगों के लिए कोई दर्द ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, पूरे देश का, त्रिपाठी जी एक मिनट बोलूंगा, पूरे देश का मीडिया तंत्र पीछे पड़ गया था मेरे कि ये सिर्फ आईएम की आईआईटीज की स्वतंत्रता भंग कर रहे हैं। अरे भाई, तुमसे तो ये कहा जा रहा है जब पैसा सरकार दे रही है तुम्हें, तो तुम फीस अपनी क्यों बढ़ाओगे? आप ये जो सवाल पूछा ना कि नियंत्रण क्यों नहीं किया जा रहा है, आपसे बता रहा हूं, जैसे ही सरकार बदली, कांग्रेसी सरकार ने तुरंत उनको छूट दे दी, जितना चाहो करो। आज वो 30 लाख रुपए, सरकारी स्कूल है। नहीं तो अब तो 10 साल से विश्व गुरु की सरकार है, अब तो ठीक कर सकते। विश्व गुरु में कोई फर्क नहीं। मैंने आपसे कहा ना, मैंने तो आपको कहा कि आज तक मैंने किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री को शिक्षा के बारे में रोते हुए नहीं देखा कि मेरे देश की शिक्षा क्यों। जिस दिन ये रोएंगे उसी दिन ठीक हो जाएगी वो, क्योंकि इनके हाथ में सारी शक्तियां हैं, इनके हाथ में पर्स है, इनके हाथ में पैसा है, इनके हाथ में सारी ताकत है। जिस दिन ये बुलाकर करेंगे, एक मीटिंग बुला के कर देंगे कि सारे शिक्षा मंत्रियों को, भाई देखो शिक्षा ठीक करो, नहीं मैं तुम्हें रगड़ दूंगा, आपसे बता रहा हूं, उसी दिन शिक्षा ठीक हो जाएगी। लेकिन ये कहेंगे ही नहीं, क्यों? और मुझे लगता है कि अगर लोग पढ़ लिख लिए तो जात धर्म, पिछड़ा अति पिछड़ा, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, दारू, पैसा, तमिलनाडु की तरह नोट, फिर उस पर वोट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी नियत जो प्रशासन में है, चाहे मंत्री मुख्यमंत्री हो और चाहे नौकरशाह हो, सिविल सर्वेंट हो, दोनों की नियत ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ इस निष्कर्ष से। तो ये बात जनता को समझने की जरूरत है कि देखिए नियत ही नहीं ठीक है हमारी, तो हम चीन से तुलना क्या करें? चीन में तो उनकी नियत है कि हमें कॉमन प्रॉस्पेरिटी रखनी है, सबको आगे बढ़ाना। अरे जी, आप चीन की बात छोड़िए, दुनिया के 50 लोकतांत्रिक देश, देखिए चीन के बारे में लोग कहेंगे भाई वो तो गैर लोकतांत्रिक है, वहां वो डंडा चलता है, उसकी बात ही नहीं करो। मैं तो कह रहा हूँ लोकतांत्रिक देश देख लो, आपकी तुलना में वो मीलों आगे हैं और अपने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। लोकतांत्रिक और कैपिटलिस्ट कंट्री जिन्हें हम कहते हैं, अमेरिका या मान लीजिए ब्रिटेन में तो भाई हॉस्पिटल और एजुकेशन दोनों पब्लिक सेक्टर में फ्री चल रही है। तो अगर वो ब्रिटेन जैसा पूंजीवादी देश चला सकता है, तो हमारा जैसा लोकतांत्रिक देश और जो हम दावा करते हैं कि हम बराबरी की तरफ बढ़ रहे हैं या बराबरी हम लाना चाहते हैं, तो हमें करना चाहिए। तो ये मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगा कि देखिए सरकारें जब तक ऐसी नहीं आएंगी जिनकी नीयत साफ हो, तब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर सकती और उसी तरह स्वास्थ्य भी नहीं सुधरेगा और भ्रष्टाचार भी नहीं खत्म होगा। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अच्छे हों और ब्यूरोक्रेट्स में भी ये समझ हो कि देश की जनता के लिए हमें सेवा करनी है या मुनाफाखोरी नहीं करवानी है। यहाँ तक कि आपने जैसे पांडे जी ने बताया कि आईआईएम जैसे जब इतनी फीस बढ़ा रहे हैं जो सरकारी फंडेड है, तो जाहिर है कि इसका मतलब कि कहीं न कहीं नियत का खेल है ताकि आम आदमी वहां न पहुंच पाए, या उसको अगर पहुंचना भी है तो बच्चा बैंक से पहले लोन ले तब वहां पढ़ाई में दाखिला करे, वो कर्जदार पहले हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी आपका, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे हमारे साथ चर्चा की। और सभी दर्शकों से एक अनुरोध जरूर है कि आप इन विषयों पे जो आपने सुना अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।